नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। तेजस क्लासेज में स्वागत है। तेजस क्लासेज में स्वागत। तेजस क्लासेज जो कि आपका स्कूल का साथी है, वो हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहेगा हर एक डाउट को सोल्व करने के लिए। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के जो 10वीं क्लास का जो मॉडल सेट है मैथमेटिक्स का, उसका हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। इसके दो वीडियो होंगे, पहली ऑब्जेक्टिव का होगा और दूसरा जो है जो सब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, इस बार तो हम आशा करते हैं कि सभी 95 प्लस जरूर ही लाएंगे। 98 तक मार्क आ सकता है, इस प्रकार का इस बार क्वेश्चन सेट है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सेट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का जी 92/115 का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। देखिए, सबसे पहले बात अगर हम बात करें 92 का, तो सबसे पहले इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। तो ये ऑप्शन है हमारा 3, फिर है ये 3 और ये है 4 और ये है 46। ठीक है, तो देखिए ये 3 है। 3 से हम डिविजिबिलिटी का नियम पढ़े थे कि अगर 3 से जैसे ये है, तो इसका जो सम होगा 9 + 2 अगर 11 होगा, तो यही जो है सो आपका अगर 11 होगा तो ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यही 93 रहता है, तो इसको 9 और 3 को जोड़ते तो क्या हो जाता है 12। और 12 जो है सो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल होता है, लेकिन ऐसा ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 92, तो 92 3 से कटेगा नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए तो इसका ऑप्शन जो है सो ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब बात आता है 46 और 23 का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 4/5 का, 46/23 का। ठीक है, 46/23 का करते हैं। तो देखिए 46 का अगर 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 92 होता है, लेकिन 23 से अगर हम देखिए 23 दूनी 46 होता है, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हुआ रहता तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2 रहता, तो ये तो खुद ऑप्शन ही गलत है कि नहीं। तो ये इसका आंसर ये भी नहीं हुआ, इसका आंसर ये भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5, और 4/5 ही होगा, क्योंकि हमको 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे 4/5 है, देखिए इसको 23 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 92, और फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सो यही है, और इसको हम और ये सबसे छोटी प्राइम नंबर ही है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं अपेक्षाकृत। अगर 5 को आधा नहीं कर सकते हैं, हाफ नहीं कर सकते हैं, तो 4 को भी हाफ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर 4 को हाफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, आप 5 को करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है। इसका सरलतम रूप बोल रहा है, तो इसको हमको भिन्न के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया 4/5। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर्स कैन बी पॉसिबल बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो ये जो होता है सो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब टर्मिनेटिव दशमलव। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो शांत रहता है, शांत या टर्मिनेटिंग रहता है, उसका क्या होता है 2m × 5⁵n के फॉर्म में इसका रहता है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए ये तो इसमें तो 7 है, तो और इसमें तो कहीं भी नहीं है 7, तो ये तो ऑप्शन पहला गलत हो गया आपका। इसमें 13 है, तो ये भी ऑप्शन पहला गलत हो गया। ये 17 है, तो इसमें भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये 17 तो खुद अभाज्य संख्या है। तो इसमें तो कहीं भी आपको 2 और 5 का इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तो ये उसका ऑप्शन होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा बच गया, तो एक सी ही बच गया, और सी ही है। इसकी जांच पड़ताल हम करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर 15 है तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक, और उसके बाद अगर फिर नीचे में आता है, ठीक,
तो ये 1600 है, तो इस 1600 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1600 का फैक्टर जब हम करेंगे 1600 का, तो इसको 2 से लगाएंगे 800, 400, 2 फिर इसका हो जाएगा 200, 100, 2 फिर आपका हो जाएगा 50, फिर 2 25, फिर 5 मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 टू द पावर 6 गुने 5 टू पावर 2। तो देखिए ये आपका जो है सो इस फॉर्म में तो आ गया, इस फॉर्म में तो आ गया, इसलिए इसका आंसर जो है सो आपका यही हो गया। ठीक है, आपका आंसर जो होगा सो सी हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा की तरफ चलते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है आपका, हम्म एक्सप्रेशन है आपका एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये हम बुक में पढ़े थे, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए रहता है, वाई का कोफिशिएंट बी रहता है और सी का कोफिशिएंट 1 रहता है। ठीक है, और नहीं सॉरी, सी तो खुद एक अचर राशि है। हाँ, सी खुद एक अचर राशि है। तो इसमें देखिए जब इसके गुणनफल के बारे में करो, और इसका जो मान लीजिए होता है रूट्स, जो अल्फा एवं बीटा होता है, ठीक, अल्फा एंड बीटा, तो इसका जो गुणनखंड के गुणनफल के बारे में बात कर रहे हैं, मल्टी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो होता है फॉर्मूला वो सी बाय ए होता है। तो सी बाय फॉर्मूला इसके लिए होता है, न कि इसके लिए होता है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें एक्स देखिए, इसमें वेरिएबल नंबर जो है सो एक्स है, जबकि इसमें क्या दिया है वाई, इसलिए हमारा ये वाई वाला हो गया। तो वाई वाला में जो सी का है सो इसमें क्या हो गया, डी के जगह पर आपको ए रहता है, यहाँ पे फिर बी रहता है, फिर यहाँ पे सी रहता है। तो डी के जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए, तो सी के जगह पे क्या आ जाएगा ए, फिर ए है यहाँ पे ए, मतलब क्या हो गया कि इसका जो पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, लेकिन वहाँ पे वाई है फंक्शन, तो इसमें वाई का फंक्शन जो है, तो वाई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया डी, इसलिए इसका आंसर ये हो गया ए। तो इसका जो फाइनल जो हो गया सो ए बाय डी हो गया। तो ए बाय डी किस में है, तो चौथा ऑप्शन है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, रूट 18 का रूट 18 का परिमयीकरण गुणांक क्या होता है। ठीक है, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 18। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात अगर हम करते हैं रूट 18 का, ठीक, तो इसका हम रूट ही रहने देते हैं, और 18 का गुणनखंड जो करते हैं तो आपको 9 दूनी 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये जो रूट है तो आपका 3 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट 2। तो इसमें कौन से ऐसे, हाँ, परिमेयीकरण गुणांक है जिससे हम गुणा करने पर रूट 18 एक पूर्ण परिमेय संख्या का रूप ले लेगा। हमें उस संख्या का तलाश है, उस कोफिशिएंट का, उस फैक्टर का हमें तलाश है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको रूट 2 से जो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से परिमेय, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 2। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, आपका हर एक नए अंदाज में आपका बन रहा है, ऐसा करके आपको कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, फिर है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या सबसे पहले हम बता दें आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसी नंबर होती है जो खुद से और एक को छोड़कर बाद बाकी किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब खुद से मतलब रखता है और एक से मतलब रखता है, बाद में की दुनिया कुछ करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो रूट 3 भी है एक अभाज्य संख्या, और 1 तो सबसे छोटी ही है, 0 का तक बात ही नहीं करेंगे, और ये 2। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 के बारे में, अगर बात किया जाए तो यह विषम संख्या में दूसरी सबसे छोटी संख्या है रूट 3। उसके बाद जो है सम संख्या या ओवरऑल जो है सो आपका 2 ही एक ऐसा है अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है, और ये सबसे सम संख्या में जो एक ऐसी मात्र सम संख्या है जो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ है कि ए, यहाँ 7वीं क्वेश्चन है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा जो है सो आपका, हाँ, एक्सप्रेशन सही होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है सो यूक्लिड विभाजन वाले
चैप्टर में से है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन के नियम से, जिसमें हम सभी जानते हैं कि इसमें आर का मान जो होता है सो हमेशा पी से छोटा और आर जो होता है वह 0 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर। तो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे आर बड़ा है किससे, बी से, तो ये तो ऑप्शन पूर्णतः पहली बार ही गलत हो गया। फिर ये ऑप्शन है कि आर जो है से छोटा होगा 0 से, गलत। आर जो होता है यहाँ पे तो क्या है, 0 के बराबर होगा या नहीं तो बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो और ये ऑप्शन देखते हैं आर लेस देन बी, और ये वाला जो है आपका ये वाला पार्ट ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, सही हो गया, और इनमें से कोई तो गलत हो गया क्योंकि इसमें एक हो ही गया। तो इस तरह से देखा जाए तो एक आंसर आपका सही हो गया और ये है आपका सी। ठीक है, अब हम आपका 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए 4 प्लस रूट 3, अगर इसकी बात करें हम तो अगर ये रूट 3 नहीं रहता तो ये परिमेय संख्या होने में इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। परिमेय परिमेय संख्या का जो एक्सप्रेशन होता है ये पी बाई क्यू के रूप में होता है। और ये कि देखिए, और जो कि दोनों जो होता है सो आपको हाँ इंटीजर होता है। ठीक है, अब इसमें रूट 8 में देखा जाए तो रूट 8 का क्या होता है 2√2, ये भी जो है सो पूर्णतः परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। फिर भी ये भी इस प्रकार, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ये केवल 6 हो गया और ये नीचे में 1, तो ये क्या हो गया, ये यही एक ऐसा है जो ये रेशनल नंबर है। ठीक, तो इस हिसाब से यही आपका आंसर हो गया जी। ठीक है, अब 7वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वीं क्वेश्चन की तरफ से। 9वीं क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्य क्या होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्य क्या होंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम, चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपका है एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। ठीक, तो इसमें चलिए हम इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये इसका जो हम इसका सबसे पहले जो फैक्टर होगा ये इसको जोड़ के बराबर होता है, इसका क्या हो जाएगा 7 × 5, और इसमें क्या हो जाएगा 7x प्लस 5x प्लस 35, 35 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है ना, तो इसका जो दोनों फैक्टर होगा वो निगेटिव ही होगा। देखिए आपको एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 7, हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जब एक इसके इक्वल टू जब 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, और जब इसके बराबर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा x बराबर -7। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो है सो बी। अगर हम फिर 10वीं क्वेश्चन के बाद चलते हैं, ठीक है, 10वीं क्वेश्चन के निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है आपका √1 to 1। हम जानते हैं कि 11 का जो है, हाँ, इसका 11 का स्क्वायर जो होता है सो 1 से 121 होता है, तो इसका जो स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा कि ये आपको 14 हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 17। तो इसमें हमको देखने से ही पता चल जाता है कि मेरा ऑप्शन सी जो है सो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर 11वां क्वेश्चन है कि 5 स्क्वायर माइनस 25 का जो शून्यक होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए 5 स्क्वायर माइनस 25 है, इसका शून्य क्या होता है, 5 स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। ठीक, तो ये 5y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ से y से हम आपको क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड कर देंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा √5, और इसका जो है ये √5 नहीं होगा, ये प्लस माइनस √5 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है सो ये नहीं, ये नहीं, ये हो जाएगा सी। ठीक है, फिर देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 12 नंबर, ये समीकरण द्विघाती बहुपद के शून्यकों का। इसमें है जो द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक जो है क्या है
हाँ, अल्फा जो है 3 है और बीटा जो है सो क्या है -40 है। तो द्विघाती बहुपद जो है सो क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/c। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। हाँ, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो ये -b जो बीटा बाई ए जो होगा अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा 37। हाँ, बराबर क्या हो जाएगा -b/a। और ये अल्फा इंटू क्या हो जाएगा c का, तो c हमारे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 40 या 120 -120 बराबर क्या हो जाएगा c/a। अब देखिए इसमें हमको एक बात ध्यान में रखना है। हम्म ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है सो आपका गलत हो गया। इसमें गुणनफल दिया है और जोड़ दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि जैसे जैसे इसमें दिया है, इसमें दिया है अल्फा इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है -40। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा p/a और इसका जो है सो हो जाता है c/a। ठीक है, इसमें b की जगह क्या है 3/a और ये जो है 40। अगर नीचे में कुछ नहीं है तो हम मान ले एक एक, तो ये जो है सो एक्स स्क्वायर इसको मान लेते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये -40 है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे नहीं है तो प्लस है। तो देखिए इसका होता है -b/, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो मतलब -3x -40। इसका आंसर ये हो जाएगा 12 का। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि युग्मी समीकरण है। हाँ, इसका जो है सो हल क्या हो जाएगा x+2y = 4 और एक 2x+। देखिए ये पैरेलल लाइन है। देखिए इस ये जो आप यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा x+2y/4। तो इसका जो है सो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। देखिए जैसे अगर अल्फा का मान लेंगे तो -a होगा और बीटा का मान जो होगा सो हो जाएगा -b। अब ये बोल रहा है कि -a जो है से इसके व्युत्क्रम के बराबर है, मतलब ये -1, ये -b जो है सो मतलब -a जो है, एक मिनट, ये -a जो है, -a जो है ये -b जो होगा। हाँ एक मिनट, -b जो होगा सो 1/-a के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है b का मान क्या होगा। ठीक है, तो b का मान और ये यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा इसका मान 14। ठीक है, अब हम तीस तो अब हम 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिया है कि युग्म समीकरण x+2y = 4 और 2x+4y = 8। ठीक है, तो इसको हमको देखने ही से लग रहा है कि ये दोनों समीकरण जो है सो लगभग बराबर ही है। जैसे x+2y = 4 है और दूसरा समीकरण अगर देखते हैं तो 2 × x+2y = 8 है, तो इससे हम करेंगे तो ये 4। देखिए जब दो समीकरण एक ही हो, हाँ, तो इसका हम अनगिनत हल होता है। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब जैसे 14वां क्वेश्चन है कि अगर यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम अगर जानते हैं, तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं, हम्म सबसे पहले जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है, तो इसका जो शून्य का अगर मान ले अल्फा और बीटा होता है, तो ये जो एक दूसरे का व्युत्क्रम बोला है, अगर मान लीजिए अल्फा का मान हम एक्स रखते हैं, मतलब एक्स तो यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, अगर मान लीजिए 2 ही रखते हैं, हाँ, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब जैसे देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो अब देखिए इसमें दिया है यानी कि अल्फा बराबर क्या है
एक दूसरे का व्युत्क्रम है। 1/b है। ठीक। अब जैसे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस, अगर इसमें देखा जाए माइनस ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, माइनस बी हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये, अब अल्फा x² प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होता है, यह है हमारा 14वां क्वेश्चन। तो देखिए जब भी एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, और यहाँ पर अगर ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर माइनस हो और यहाँ पर अगर फिर प्लस हो, अगर यहाँ पे एक दूसरे का चेंज अगर अलग हो, ठीक है, तो इसका आंसर निगेटिव में होता है। आपको ये हमेशा बात ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, द एंगल ऑफ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का अर्ध, जैसे कि हम अगर एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो इसका कोण जो होता है सो 360 होता है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना हो जाएगा, द एंगल ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। जैसे कि आपका 15वां क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। जैसे देखिए ये पूरा वृत्त है, ठीक, तो इसमें 360 डिग्री का मान होगा, और ये जो हाफ है इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका आंसर जो ऑप्शन जो है सो गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर एक समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ जो है सो ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसका वास्तविक मूल नहीं है। तो यदि इसमें क्या होता है, देखिए अगर वास्तविक मूल नहीं होता है, जैसे हम पढ़ रहे कि जो होता है b² माइनस 4ac, ठीक, और इसमें जो अगर वास्तविक मूल अगर नहीं होगा तो डी क्या होता है, जो लेस देन होता है सो 0 के होता है, और डी का यहाँ पे क्या होगा, b² माइनस 4ac, अर्थात ये इसके, ये b² माइनस 4ac, हाँ, इस जो है सो लेस देन 0 का होगा, और ये ऑप्शन जो है सो हमारा डी में है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे चलिए 17वां क्वेश्चन के तरफ, यदि अल्फा प्लस अल्फा, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा। जैसे कि इसी को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर इसका जो मान होता है माइनस बी, -1 है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 1 और ये 2, अर्थात ये यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर बराबर था। अब यहाँ पे है इसका, ये अल्फा, इस रूट के प्रोडक्ट जो है सो क्या हो जाएंगे, c/a। तो c क्या है, -6 और 2, तो क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पे हो जाएगा -3। और देखिए ये नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, तो ये बड़ा बट्टा है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब -1/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि समांतर श्रेणी, हाँ, -3, 4, 11, 18 का 21वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो है सो कितना है, -3, हाँ, उसके बाद क्या है कि हमारा टी एन पद जो है सो कितना है, 21 है, और जो कॉमन अंतर होता है, हाँ, वो कितना है, तो हमारा ये 7 है। ठीक है, ये आपको इसमें से घटाने पर, इसमें से घटाने पर, इसमें से घटाने पर आपको मिल जाएगा। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये कितना है हमारा, -3, ठीक,
प्लस n कितना है हमारा 21, और 21 में से 1 गया तो कितना हो गया 20, और d हो गया 7, तो 20 सत्ते 140, और ये -3, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 137 आंसर हो जाएगा। 137 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। उसके बाद जो है सो हमारा है द्विघात समीकरण से, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए आपको एक्स स्क्वायर, हाँ द्विघात समीकरण के लिए आपका जो फॉर्मेट होता है ये होता है एक्स स्क्वायर, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें अगर ये समान पूछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इसका जो है डिग्री 2 होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 3 है, 3 है, तो ये ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यू हो गया, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए x4 प्लस 1 इक्वल टू 5x एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये रूट ही है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, ए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए, अब इसको इसको हम डिटेल्स में भी बता सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ ऑप्शन इसमें मारना है। तो हम इसको, हम बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे भी बनाएंगे जो उसमें हम देखेंगे कि अगर इसका, हाँ अगर तीनों ऑप्शन अगर इसको एलिमिनेट हो सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, तो हम आपको ये चौथा आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि हमको तो इसमें एक ही आंसर सिलेक्ट करना है, दो तो करना नहीं है कि नहीं। चलिए, फिर है इसमें समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। तो मतलब टी एन बराबर क्या है, ये 0 है, हमको एन का मान निकालना है। ठीक है, तब देखिए इसका ए मान लो हम 80 है, और डी जो है सो -4 है। ठीक है, 1 मिनट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से हर बार कुछ न कुछ प्रश्न रहता है। हाँ, तो चलिए टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मान तो 0 होना चाहिए, क्योंकि दिया ही है 0, कौन सा पद 0 है, तो हमको एन का मान निकालना है। ए कितना है हमारा, ए कितना है, तो 80 प्लस एन माइनस 1, हाँ तो एन जो है कौन सा पद, हमको एन निकालना है, एन माइनस 1, डी कितना है हमारा, तो -4, तो ये -80 हो जाएगा, और n प्लस एन माइनस 1। ठीक है, और ये 4 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा भट्टे में, तो ये हो जाएगा 20, तो n का मान क्या हो जाएगा 21, मतलब कि 21st जो नंबर होगा इस श्रेणी का वो 0 हो जाएगा। ठीक, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, यदि देखिए, अगर चलिए हम n का मान 1 2 की तरफ रखना प्रारंभ करते हैं, आपका तो देखिए 6 माइनस 4n है, तो इसका सारण n का मान हम 1 रखेंगे, फिर 0 भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, बस 3 ही रखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर एक 6 n का मान अगर 0 रखते हैं, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 हो, अगर 1 रखेंगे तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। हर में देख लीजिए आप, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4। ठीक है, समांतर श्रेणी का है कि निम्न में से कौन सा जो है सो समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसमें इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर हो गया आपका 4 में से अगर -2 घटाएंगे तो ये 6 का हो गया, लेकिन ये 6 का तो नहीं है, तो ये अंतर नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं हुआ। ये आपको जीपी में है, हाँ ये भी नहीं है। फिर ये आते हैं, फिर ये कितना हो गया, इसमें 2, ये 6, और ये 18, लेकिन ये भी नहीं है। हाँ, तो ये है, देखिए इस दो अगर यहाँ पर अगर सेम है, तो आप यही अगर ये सेम है अगर हर में डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है, इसको अलग करना है। तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, फिर 1 में से -1 गया तो कितना हो गया 2, फिर 1 में से -3 गया तो कितना हुआ 2। तो ये देखिए आपका सार्व अंतर जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यही इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होंगे। ठीक, तो इसका आंसर जो है 0 और 0 होगा। ये आपको ये पढ़े होंगे, ये इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसका जो होता है कोऑर्डिनेट वो 0 और 0 होता है। ठीक,
अब फिर आपको ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि यदि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर अगर सिमिलर है अर्थात समरूप है, और जैसे कि अगर दो ट्राइंगल दिया हुआ है, हाँ, दो ट्राइंगल दिया हुआ है ए, एक मिनट, अगर ट्राइंगल दिया हुआ है, हाँ, दो ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, और इसमें दिया हुआ है कि क्यू आर ये वाला और ये वाला दिया हुआ है, तो इसका एरिया, तो एरिया जो होता है सो स्क्वायर के बराबर होता है, तो दो का स्क्वायर कितना हो गया 4, हाँ, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये इसका आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x का मान कितना होगा। देखिए ये आपका 60 है और ये 50 है, 110 है, इसको हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं और आज हम आपको बताएंगे। देखिए ये 60 है और ये 50 है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है सो 180 डिग्री होता है, और ये 60 है और ये 50 है, तो ये 60 और 50 कितना हो गया 110, और 180 में से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 70, अर्थात ये एंगल जो है कितना हो गया 70 डिग्री। अब देखिए हम लोग शीर्षाभिमुख कोण पढ़े होंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि अगर जो दो रेखा अगर आपस में काटती है तो ये कोण जो है सो ये कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो है सो ये कोण के बराबर होता है, तो ये 70 डिग्री है, और यहाँ पर ये देखिए एक रेखा इधर से काट, एक रेखा इधर से काट रही है, तो ये भी एंगल कितना होगा 70 हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसका हम दूसरा अति के बारे में बात करते हैं, अगर हम दूसरा, हाँ, दूसरा हम अगर टाइप से पढ़ना चाहते हैं, दूसरे तरीके से अगर हम इस सवाल को सोल्व करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारा 60 है, ये 50, तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों का आंतरिक दो कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर ये, तो देखिए अगर ये आपको नहीं है, मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका ये अगर नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, तो ये तो एक सीधी रेखा था, तो इन दोनों का कोण का योग जो है से किसके बराबर होता है, इसके बराबर। ये कितना होता है 110 डिग्री, होता कि नहीं। अब देखिए ये एक सरल रेखा है, अब इसको फिर से ड्रॉ कर दीजिए, ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री पे अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70, ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26 क्वेश्चन की तरफ, कि बिंदुओं आर जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 6 है, एस 8 और 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, ठीक है। तो मध्य बिंदु को मिलाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि देखिए इसका मान लीजिए x1 है, इसका x2, इसका y1 और इसका y2, तो x1 प्लस x2 मध्य बिंदु जो होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, y1 प्लस y2 इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4, और इसको, और ये 0 है और ये 6 है, इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा मध्य बिंदु का वो 4 और 3 होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी कितना होता है। तो इसका जो दूरी वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि आपको स्क्वायर रूट सबसे पहले लेना है, और 4 और 8 के बीच का इसका अंतर लेना है, तो 8 और 4 का अंतर कितना हो गया 4, और इसको स्क्वायर करना है, ठीक। फिर 6 और 2 का इसका अंतर लेना है, ये भी हो जाएगा 4, और इसको 4 4 16 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो 32 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका क्या कर लिखेंगे 16 इंटू 2, और 16 का जो होता है जो 4 होता है, तो 4 इंटू रूट 2, इसका आंसर ये हो जाएगा 4 रूट 2, ऑप्शन ए, ठीक। उसके बाद चलिए देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, या तो आप इस
इस वैल्यू का मान पुट कर दीजिए। हाँ, या नहीं तो आप क्या कर दीजिए, आप इसको देखिए ये दोनों सेम है, तो आपको जानते ही होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1। तो आपको सबसे आसान जो है यही फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 30 नंबर पे, 30 नंबर पे बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में है? देखिए, अगर ये x और ये y की बात करेंगे, देखिए चलिए हम सबसे पहले इसमें करते हैं। इसमें दोनों जो है सो पॉजिटिव में होता है। इसमें क्या होता है, x कोऑर्डिनेट माइनस होता है और y कोऑर्डिनेट जो होता है सो पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में x निगेटिव होता है और y निगेटिव होता है। और चौथा में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y जो है सो निगेटिव होता है। तो इसमें देखिए x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। ये किस पाद में हो गया, तो तृतीय पाद में हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस बार की क्वेश्चन में अगर जो व्यक्ति 95 नहीं लाया वो फिर क्या लाया, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हाँ चलिए अब अगली क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। पी क्यू आर में क्यू आर बिंदु को, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, इसमें क्यू आर को ही बढ़ाया गया है पी क्यू आर, इसको एस तक बढ़ाया गया है। ठीक, पी आर एस इसका मान जो है 120 डिग्री है। हाँ, और क्यू पी आर ये कितना है, 63 डिग्री है। तो आपको पी क्यू आर ये हमको मानना है। तो ये तो बस आपको बता ही है पिछले क्वेश्चन में, 120 में से 63 आप घटा दीजिए, क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो ये जो 120 है तो इसके इसमें से घटाएंगे तभी ये निकलेगा। 10 में से 3 गया तो 7 और 11 में से 6 गया तो 5, तो कितना हो गया, 57। ठीक, यदि किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये बस आपका हाँ प्रमेय पूछा ही है। ठीक है, फिर आपका 33 क्वेश्चन है कि इसमें डी पैरेलल समांतर, हाँ जैसे त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, त्रिभुज डी ई, त्रिभुज एबीसी में, ओह ये नहीं है, त्रिभुज एबीसी में डी ई है, ये डी और ई ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ए डी इक्वल टू 2 है और डी बी 3 है, तो ए ई और ए सी ये भी 2 और 3 होगा इसका आंसर। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ में ए बी, त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ए बी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एफ डी, अच्छा ये समरूप होंगे जब, देखिए अब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, डी है और एफ डी है, ये बराबर है, तो ये कोण डी होगा और कोण बी होगा, ये दोनों अगर बराबर होगा तो ये कोण समरूप होंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले की स्पर्श रेखा, यदि ओ क्यू 3 है, पी क्यू 4 है, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 3, तो पाइथागोरस क्या होता है, ये ओपी इसका कर्ण हो गया, तो इसका होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 और प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया, 25। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। ज्योमेट्री से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, एक बात आपको जानना है तो, ज्योमेट्री से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। एक्स अक्ष से बिंदु 8 और 12 का दूरी कितना होगा, तो आपको बस इतना करना है कि 8 का स्क्वायर कर लेना है 64 और 12 का स्क्वायर कर लेना है 144। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √208, ये 208 इकाई जो है सो आपका मूल बिंदु से आपका दूरी हो जाएगा। ठीक, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमेशा याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव है, ये थ्योरम भी है, आपको थ्योरम भी सिद्ध किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू 2 स्पर्श रेखा है, ये 2 स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त इस प्रकार है कि पी टी क्यू, पी
टी क्यू, ये जो है सो आपका 50 डिग्री है। तो पी ओ क्यू ये कितना है? देखिए ये जो है ये बहुत ही अच्छा